हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम आपके लिए यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स के 10th सेट है क्विज का। अब तक हमने 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 10th सेट क्विज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, शॉर्ट साइटनेसनेस इज करेक्टेड बाय। जो शॉर्ट साइटनेस होती है मतलब जो नज़दीक की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, वो किसकी वजह से, वो किससे करेक्ट होती है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कॉनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस और myopia is a very common eye condition that causes distant object to appear blurred while close objects can be seen clearly. जो शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं और myopia is a very common eye condition, ये वेरी कॉमन आई कंडीशन होते हैं दैट कॉजेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लड। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ब्लर दिखाई देते हैं और बाकी के जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिखने में जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर्ड हो जाते हैं। तो ये कॉमन कंडीशन है आई की, जहाँ पे शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया भी कहा जाता है। लेकिन ये शॉर्ट साइटेडनेस ये किससे करेक्ट होती है? ये कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है? -7 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है और बहुत ही सिंपल आंसर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 4th, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहते हैं। फॉर मोस्ट सब्सटेंसेज द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर इक्वल। बहुत ज़्यादा सब्सटेंसों के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इक्वल होता है। फॉर आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड। वैट ये किसका प्रोडक्ट होता है? वोल्ट और किसका? तो वैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट और किसका? फर्स्ट ऑप्शन ओम, एम्पियर, मीटर, हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एम्पियर। द रिलेशन बिटवीन वी ए दैट्स मीन RMS वोल्ट्स। जो वैट होता है वो प्रोडक्ट होता है वोल्ट और एम्पियर का। द रिलेशन बिटवीन द वोल्ट वोल्ट टाइम्स पर एम्पियर्स VA, उसे क्या कहते हैं? वैट कहते हैं। द VA यानी कि RMS वोल्ट्स टाइम, RMS एम्पियर्स यानी कि एम्पियर्स, एंड वैट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर PF। इन अदर वर्ड्स, वोल्ट एम्पियर्स इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू वैट। सिमिलरली KVA इंटू PF यानी कि पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू किलोवाट और किलो वोल्ट एम्पियर्स टाइम्स पावर फैक्टर इक्वल्स किलोवाट्स। जो किलो वोल्ट एम्पियर्स टाइम्स होता है पावर फैक्टर के, वो कितना होता है? किलोवाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स इज। जो मटेरियल यूज होता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में वो कौन से होते हैं? निकेल, यूरेनियम, ब्रास या ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर है निकेल। Materials that can be magnetized, which are also the ones that are strongly attached to a magnet, are called ferromagnetic और फेरीमैग्नेटिक। जो मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, विच आर ऑल्सो वंस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट, जो ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट होते हैं, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है और फेरीमैग्नेटिक भी कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स आयरन, निकेल, cobalt, some alloys of rare earth metals, and some naturally occurring minerals such as lodestone. Next, question number 5. When fast moving electrons are stopped suddenly by metal target. तो when fast moving electrons are stopped suddenly by the metal target, यानी कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं मेटल टारगेट, सडनली बाय द मेटल टारगेट, तो क्या होता है? जो यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए, यहाँ पे कॉपर प्लेट, हीट, टंगस्टन टारगेट, इलेक्ट्रॉन स्टीम, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, इवैक्यूएटेड पायरेक्स एनवलप। इसलिए जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं सडनली बाय द मेटल टारगेट, वो तब क्या होता है? अल्फा आर रेज आर प्रोड्यूस, बीटा रेज आर प्रोड्यूस, गैमा रेज आर प्रोड्यूस, एक्स रेज आर प्रोड्यूस। इन चारों में से कौन से रेज प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो इसका सही आंसर है एक्स रेज आर प्रोड्यूस। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड सडनली बाय मेटल टारगेट, तो एक्स रेज प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
लिक्विड मेटल इज, लिक्विड मेटल क्या है? तो लिक्विड मेटल कौन सा होता है? मर्क्यूरी होता है, कैडमियम होता है, लीड होता है या जिंक होता है? तो लिक्विड मेटल मर्क्यूरी होता है। इसका सही आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मर्क्यूरी एक ये एकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में। बेसिकली इट्स बिकॉज मर्क्यूरी इज बैड एट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करने में बहुत ही बैड है, यानी कि वो उतना अच्छा नहीं शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने में। दैट इज मोस्ट मेटल एटम्स रेडिली शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मर्क्यूरी एटम आर बाउंडेड मोर टाइटली देन यूजुअल टू द न्यूक्लियस। इसके जो मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर टाइटली बाउंड होते हैं उसके न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टार अपियर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। स्टार्स हमें हमें लगता है कि स्टार्स मूव हो रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक। ऐसा क्यों होता है? स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इन चारों में से कौन सा सही रीजन है? तो इसका सही रीजन है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, सो हमें लगता है कि स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉट ओनली स्टार्स, एवरी सिलेस्टिकल बॉडी इंक्लूडिंग सन, मून, स्टार एक्सेट्रा appear to rise in east and set in west because of the earth rotation, that is because earth rotates from west to east. Next क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज। जो पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का वो कितना होता है? 0.5 सेकंड, 1.0 सेकंड, 2.0 सेकंड या 4.0 सेकंड? तो इसका बहुत ही आसान और सीधा सिंपल आंसर है 1. क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज। जो पीरियड होता है, टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उस सेकंड पेंडुलम को कितना वक्त लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यानी कि वो द पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज वो कितना होता है? 0.5 सेकंड, 1.0 सेकंड, 2.0 सेकंड या 4.0 सेकंड? तो इसका सही आंसर है 2 सेकंड्स। A second's pendulum is a pendulum whose period is precisely 2 seconds, 1 second for a swing in one direction and 1 second for the return swing, a frequency of 1/2 Hz. A pendulum is a weight suspended from a pivot so that it can swing freely. जो second pendulum होता है उसका is a pendulum whose period is precisely 2 seconds, वो 2 second होता है. 1 second for swinging in one direction and another second for the return swing, a frequency of 1/2 Hz. A pendulum is a weight suspended from a pivot as so that it can swing freely. पेंडुलम क्या होता है? तो पेंडुलम ऐसा होता है कि जो एक वेट होता है वो किसी पिवोट से बांधकर सस्पेंड किया जाता है टू स्विंग फ्रीली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the excess pressure applied at a point inside a liquid at rest is distributed equally in all directions. The principle is known as. जो एक्सेस प्रेशर अप्लाइड होता है एट ए पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर एट ए पॉइंट एट रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड. जो एक्सेस प्रेशर अप्लाइड होता है किसी एक पॉइंट पे लिक्विड के अंदर, जब लिक्विड रेस्ट पे होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ऑल डायरेक्शन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये किस प्रिंसिपल ने कहा है? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या पास्कल्स. तो ये 4 ऑप्शन है. बॉयल्स लॉ की वजह से ऐसा होता है, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या पास्कल्स लॉ. तो इसका सही रीज़न बताया पास्कल्स लॉ ने. Pascal's law, the principle of transmission of fluid pressure, is a principle in fluid mechanics that states that the pressure exerted anywhere in a confined, incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid, such that the pressure variations, initial differences remain the same. Next, question number 10. Consider the first statement. If work is to be done, a force must be exerted on the body. अगर वर्क डन होता है तब फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द बॉडी. बॉडी पे फोर्स लगना ही चाहिए, एक्सर्ट होना ही चाहिए. द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस मोशन और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ने मोशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए. द फोर्स मे और मे नॉट डिस्प्लेस द बॉडी. फोर्स एक तो डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं डिस्प्लेस कर सकता है बॉडी को. वर्क डन इज मोर व्हेन द फोर्स इज गिवन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी.
वर्क डन जब होता है जब फोर्स ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी पर एग्जर्ट होता है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही और करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो यानी कि सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। वर्क इफ वर्क इज टू बी डन द फोर्स मस्ट बी एग्जर्टेड ऑन द बॉडी। जब वर्क होता है, जब वर्क डन होता है तब फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए बॉडी पे। द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस मोशन और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन और डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इपीडियास्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। इपीडियास्कोप ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके लिए यूज होता है। फॉर प्रोजेक्टिंग फिल्म ऑन द स्क्रीन, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द स्क्रीन, ओशन का डेप्थ मेजर करने के लिए। यूज टू मेजर द स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, जो स्पेसिफाइड ग्रेविटी होती है लिक्विड की वो मेजर करने के लिए। या यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, या फिर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है गैसेस में वो मेजर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, फॉर प्रोजेक्टिंग फिल्म ऑन ए screen. In an optical projector capable of giving images of both opaque and transparent object, तो जो ईडियोस्कोप होता है वो ये एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर केपेबल ऑफ गिविंग इमेजेस, ये ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है जो केपेबल होता है गिविंग इमेजेस बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ईडियोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते क्योंकि दे इमिट लाइट ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, दे आर वेरी फ्यू फार फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। या फोर्थ ऑप्शन, दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस we receive a greater amount of light and therefore minor variations in the intensity are not noticeable। तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, they are nearer to the earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variations in the intensity are not noticeable। Next question number 13, metals are good conductors of electricity because metal एक good conductor होते हैं electricity के क्यों, they contain free electrons। Option number 2, the atoms are lightly packed। Third, they have high melting point। या fourth, all of the above। तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर। इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वायर में। इन मेटल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स बिलोंगिंग टू ए क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नो लॉन्गर फर्मली हेल्ड बाय स्पेसिफिक एटम but instead of they can move freely through the lattice of positive metal ions। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, विच वन। नीचे दिए में से सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है, वो कौन सा है। कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग कहते हैं। कन्वर्शन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, फ्यूजन। कन्वर्शन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, सब्लिमेशन। या कन्वर्शन फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, वेपराइजेशन। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन, कन्वर्शन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट। जब कोई एलिमेंट या मेटल डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 2 kg ऑफ कॉपर फ्रॉम 303 केल्विन टू 353 केल्विन। वो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू रेज 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 033 केल्विन टू 353 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 355 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होते हैं 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर को 303 केल्विन से 353 केल्विन तक ले जाने में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितनी होती है 353 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 35,500 इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है 2 किलोग्राम कॉपर को, ये क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। इतनी जूल, ये जूल में होना चाहिए एक्चुअली आंसर। 35500 जूल quantity of energy required to raise 2 kilogram of copper from 303 Kelvin to 353 Kelvin। Next question number 16, in a tape recorder the sound is recorded on the tape as
टेप रिकॉर्डर में जो साउंड रिकॉर्ड होता है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, वेरिएबल साउंड एनर्जी के यहाँ पे, या फिर डिजिटल फॉर्म ऑफ बिट्स विद जीरोस एंड वन। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में टेप रिकॉर्डर में साउंड रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में टेप रिकॉर्डर में साउंड रिकॉर्ड होता है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, पाइप इंस्ट्रूमेंट विदाउट रीड्स इज, जो पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है विदाउट रीड्स उसे क्या कहलाते हैं? हारमोनियम, मेलोडियन, इसे मेलोडियन भी कहते हैं, फ्लूट या नदास्वरम या वायलिन, फिडल। तो इसका सही आंसर है फ्लूट। नतास्वरम इज ए डबल रीड वाइंड इंस्ट्रूमेंट, नतास्वरम में डबल रीड वाइंड इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम और मेलोडियन, हारमोनियम को मेलोडियन भी कहा जाता है, ये एक टाइप के फ्री रीड ऑर्गन होते हैं दैट जनरेट साउंड एज एयर फ्लोज पास्ट ए वाइब्रेटिंग पीस ऑफ थिन मेटल इन अ फ्रेम। तो जो पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है विदाउट रीड्स के, उन्हें फ्लूट कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, लेट अ थिन कैपिलरी ट्यूब कैन बी रिप्लेस्ड विथ अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देन वी फाइंड वाटर। लेट अ थिन कैपिलरी ट्यूब, मतलब सोचते हैं कि जो थिन कैपिलरी ट्यूब होता है वो रिप्लेस होता है अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देन वी फाइंड वाटर। तो जब अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ में रिप्लेस होता है थिन कैपिलरी ट्यूब, तो क्या होता है? वाटर विल ओवरफ्लो, वाटर विल नॉट राइज, डिप्रेस्ड, वाटर विल डिप्रेस्ड, या चेंज इट्स मेनिस्कस। तो इसका सही आंसर है थर्ड, डिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 18, लेट अ थिन कैपिलरी ट्यूब बी रिप्लेस्ड विथ अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देन वी फाइंड वाटर। जब थिन कैपिलरी ट्यूब रिप्लेस हो जाती है अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ के ट्यूब से, तब वी फाइंड वाटर। वाटर क्या होते हैं? विल ओवरफ्लो, विल नॉट राइज, वाटर विल डिप्रेस्ड, या वाटर चेंज इट्स मिनिस्कस। तो इसका सही आंसर है विल नॉट राइज, तब वाटर राइज नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज, जो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है उसे क्या कहलाते हैं? वेलोसिटी कहलाते हैं, वर्क, फोर्स, या स्पीड। तो इसका सही आंसर है फोर्स। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी विथ इंक्लूड्स टू begin moving from a state of rest, that means to accelerate. Force can also be described intuitively as a push or pull. Next, क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एमके सिस्टम इज, जो फोर्स का यूनिट होता है एमके सिस्टम में वो कौन सा होता है? ऑप्शन 1 पास्कल, ऑप्शन 2 न्यूटन, थर्ड हॉर्स पावर, या फोर्थ वैट। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एमके सिस्टम इज न्यूटन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होता है एक यूनिट का, वो कितना होता है? 1000 वैट पर आवर, सेकंड 110 और 220 वोल्ट्स पर आवर, थर्ड 1 वैट पर आवर, या फोर्थ 1 एम्पियर पर आवर। तो इसका सही आंसर है 1000 वैट पर आवर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, एट सनराइज एंड एट सनसेट द स्काई अपीयर्स रेड बिकॉज, सनराइज में और सनसेट में स्काई रेड दिखाई देता है, वो क्यों? रेड लाइट स्कैटर्स स्नोर, रेड लाइट स्कैटर्स लेस, रेड लाइट्स इंटेंसिटी इज मोर, या नन ऑफ द अबोव। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, रेड लाइट स्कैटर्स लेस। During sunrise and sunset, the rays have to travel a larger part of the atmosphere because they are very close to the horizon. सनसेट के वक्त और सनराइज के वक्त रेज को बहुत ही लंबा मतलब लार्जर पार्ट होता है वो ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से क्योंकि वो हॉरिजॉन के वेरी क्लोज होता है। देयरफॉर लाइट अदर देन द रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे। जो लाइट होती है अदर देन द रेड, मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में जो लाइट वायलेट या फिर जो भी विपगर के बाकी के कलर है उसमें सिर्फ रेड, बाकी के कलर मोस्टली स्कैटर्ड हो जाते हैं अवे, मोस्टली स्कैटर्ड अवे हो जाते हैं, यानी कि स्कैटर होके दूर चले जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर्ड, मतलब सबसे कम स्कैटर्ड होती है रेड लाइट, एंटर्स अवर आइज, वो हमारे आंखों में आती है। इन द सन एंड द स्काई अपीयर्स रेड एट द सनराइज और सनसेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
23 68 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 68 फ़ारेनहाइट ये कितना इज इक्वल टू 56 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे दिया है 68 68 -20 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए, C इज इक्वल्स टू F -32 इंटू 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स वाज करेक्टली गिवन बाय। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्लैनेट्स के बीच में वो किसने करेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है? केपलर, न्यूटन, गैलीलियो या टोलेम्बी। तो इसका सही आंसर है केपलर। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन Newton's law of universal gravitation states that every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एक्चुअली इसका आंसर न्यूटन चाहिए था, लेकिन केपलर ने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है जो बिटवीन प्लैनेट्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले फाइंड किया था केपलर ने, लेकिन न्यूटन ने इसके थ्योरी दी थी जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। वो करेक्टली मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है इस फोर्स को, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बोला था केपलर ने, इसलिए केपलर आंसर है। नेक्स्ट 25 अ बोट मूव्स फॉरवर्ड व्हेन वाटर इज पुश्ड बैक द बेसिक फिजिकल लॉ अप्लीकेबल हियर इज। जब बोट मूव्स होते हैं फॉरवर्ड व्हेन वाटर इज पुश्ड बैक, जब वाटर पुश बैक होता है तब बोट फॉरवर्ड मूव करते हैं। द बेसिक फिजिकल लॉ अप्लीकेबल हियर इज, कौन सा फिजिकल लॉ अपियर होता है यहाँ पे अप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पास्कल्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका सही आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, बहुत लोगों को पता होती है, बहुत ही इजीली यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिंक्रोमिनी होता है यहाँ पे बोलने का। For every action, there is an equal and opposite reaction. This is the Newton's third law of motion. The statement means that in every interaction, there is a pair of forces acting on the two interactive objects. The size of the forces on the first object equals the size of the force on the second object. तो इसी तरह से हमने फिजिक्स के 10 क्विज कंप्लीट कर चुके हैं 20-25 क्वेश्चंस के। तो इसी तरह से मोटिवेट रहिए, हमेशा स्टडी में कंसिस्टेंट रहिए। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें भी मोटिवेटेड रहना पड़ता है, आप अगर सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार आप देते हैं तो हम और भी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच।